कला के तत्व का ये तीसरा भाग यानी तान पोत और अंतराल के बारे में हम करेंगे बातचीत इस वीडियो में। और इसके पहले के दो भाग यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। तो साथियों, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जांगीड़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम यह स्पेशल वीडियो। तो तान क्या है? सबसे पहले हम देखिए तान को हम बेसिकली यदि विजुअली देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही कलर की जो है अलग अलग टोन जो देख पा रहे हैं, यानी कि जो तान देख रहे हैं, ग्रेडेशन देख रहे हैं, कलर जिस प्रकार से कम होता जा रहा है, तो ये तान होती है। अब तान की डेफिनेशन की बात करें तो तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। जैसा कि आपने यदि कलर वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि रंगत क्या होती है। रंगत यानी ह्यू होता है, कलर जो होता है उसको रंगत हम कह सकते हैं। तो तान रंगत के हल्केपन या गहरेपन को कहते हैं। यह रंग में सफ़ेद और काले रंग के परिणाम का द्योतक है, यानी कि जब हम किसी भी कलर में ब्लैक या फिर वाइट कलर मिलाएंगे तो हम उसकी टोन प्राप्त कर पाएंगे, उस कलर की हम लोग तान प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी वर्ण में सफ़ेद या काले रंग की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त की जा सकती है, यानी उसकी बहुत सारी हम लोग टोन प्राप्त कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट मिला के। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर जो है उसमें वाइट कलर की मात्रा मिलाने से इस प्रकार से हमें विभिन्न तानें प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से आप नीचे देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर जो है जैसे जैसे उसमें वाइट कलर की मात्रा अधिक होती जा रही है उसकी तान जो है वो बदलती जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि शेड, टिंट और टोन, आप यदि कलर वाला वीडियो देखेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे इनको। देखिए शेड में क्या हो रहा है कि रेड कलर में यहाँ पे ब्लैक कलर की मात्रा मिलाने से उसका रंग परिवर्तित हो रहा है और अंततः वह एक ब्लैक बन जाता है, ब्लैक कलर बन जाता है। उसी प्रकार से उसी रेड में यदि हम लोग वाइट कलर मिलाते हैं तो उसकी देखिए तान जो है वो एक बन रही है और फाइनली वो वाइट कलर बन जाता है। तो टिंट का भी प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि टिंट क्या होती है। तो किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसकी जो हमें बहुत ही हल्की तान जो प्राप्त होती है वो टिंट कहलाती है। बल्कि तीसरे नंबर यहाँ पर देखा है टोन। तो टोन में क्या हो रहा है, देखिए कलर यहाँ पे मिक्स हो रहा है और कलर मिक्स होने से एक तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रे कलर मिलाया गया, तो इस प्रकार से इस रंग की अलग अलग तानें हमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं कि ये तान है। अब तान के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेनली छाया, मध्यम और प्रकाश, यानी कि लाइट, मीडियम और डार्क, तीन टोन हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि तान की और क्या जानकारियाँ हैं। जैसे कि किसी भी वर्ण में यानी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे आभा या टिंट कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आभा या टिंट किसे कहेंगे? किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है, जो लाइट टोन हमें मिलती है, वो क्या कहलाती है? आभा या टिंट कहलाती है। जबकि काला रंग मिलाने में छाया प्राप्त होती है, यानी उस रंग की हमें शेड प्राप्त होती है। इसके अलावा किसी भी चित्र की या कोई भी चित्र तान के प्रभाव में अधूरा रहेगा, यानी कि यथार्थांकन करना चाहते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हमें तान के तत्व का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तान का प्रयोग कर परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए तान का और क्या महत्व होगा चित्र में, जैसा कि प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि परिप्रेक्ष्य का प्रभाव प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है। तो जैसा कि बताया गया है कि तान का प्रयोग करके परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। इससे वातावरणीय क्षयवर्धि की समस्या भी हल की जा सकती है, यानी कि एरियल जो पर्सपेक्टिव है वो भी जो है यहाँ पे एक तरीके से उसकी कमी को दूर किया जा सकता है तान का प्रयोग करके। ये कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में हमने ये पूरी जानकारी दे रखी है, तो आप वीडियो अंत तक जरूर से देखिए। पास की आकृति को गहरी तान से और दूर की आकृति को हल्की तान में चित्रित कर द्विआयामी धरातल पे, यानी कि अपना 2 डायमेंशनल जो अपना स्पेस होता है उस पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि 3D इफेक्ट वहाँ पे शो किया जा सकता है। कैसे करते हैं? जैसा कि बताया गया है कि जब आकृति दूर होती है तो उसमें गहरी तान का प्रयोग करेंगे,
पास होगी तो गहरी तान का प्रयोग करेंगे और दूर होने पे हल्की तान का प्रयोग करेंगे। तान से चित्र में संतुलन यानी बैलेंस, विरोधाभास और लय आदि के भाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब तान में प्रभाव कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, कैसे हम लोग जो है इफेक्ट डाल सकते हैं, तो देखिए चित्र में विभिन्न उपायों से तान का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे हैं, तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है परिवर्तन या विलोम पद्धति, जिसको इंटरचेंज कहेंगे। इस टेक्निक के जरिए भी हम लोग चित्र में तान का प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? कोई भी चित्र सक्रिय या सहायक बिंदुओं में विभाजित होता है। ऐसे में मान बदल दिया जाए तो तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। यदि मान बदल देंगे हम लोग तो सक्रिय और सहायक जो बिंदु है, जैसा कि चित्र सक्रिय और सहायक में विभाजित होता है, तो उनका मान बदल देने से जो है तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। आने वाले कुछ चित्रों में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप समझ पाएंगे। विभाजन पद्धति दूसरे नंबर की है, विभाजन पद्धति की और किस प्रकार से हम लोग तान का प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है कला का तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हर बार एग्जाम्स में आते हैं और वैसे भी टीजीरी पीजीरी के एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं, आने ही वाली हैं, या ये कहें कि बिल्कुल नज़दीक हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर से उसको देखना चाहिए। तो पूरा वीडियो जो है यहाँ पे, ये लास्ट इसका पार्ट है कला के तत्व का, इसके पहले के 2 भाग भी आप ज़रूर से देखिएगा। दूसरा विभाजन पद्धति जो है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, किसी चित्र में काले रंग के पास में, माफ़ कीजिएगा रूप लिखा है, या काले रूप के पास में सफ़ेद रंग का रूप प्रयोग कर देने से चित्रभूमि में गति आ जाती है। यानी कहीं पे ब्लैक फॉर्म यदि हमने बनाई है, उसके पास यदि वाइट फॉर्म यदि हम बना देते हैं, तो चित्रभूमि में क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, यानी कि वहाँ पे भी तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो वो ये 2 नंबर की पद्धति है, विभाजन पद्धति। तीसरी है क्रम स्थान यानी ग्रेडेशन। तो कैसे होता है, किसी चित्र में निष्क्रियता को, यानी इसकी जो निष्क्रियता है को क्रम स्थापना पद्धति के द्वारा जीवित किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे यदि कोई भी चित्र है, उसमें यदि वो एक्टिव नहीं है, तो उसकी क्रम स्थापना ग्रेडेशन के जरिए, ग्रेडेशन जैसा कि हमने इससे पिछले वाले 2-4 स्लाइड पहले हमने देखा था, ग्रेडेशन क्या होता है, किस प्रकार से जो है तान घट जाती है, एकदम हल्की हल्की घटती जाती है और फाइनली वो अंतराल में विलुप्त हो जाती है। तो उसके जरिए भी क्या कर सकते हैं, हम लोग तान का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। और इसका चौथा पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है इसका, किसी चित्र में 2 असामान्य क्षेत्र की आकृति एक ही तान की है तो उस क्षेत्र का महत्व होता है। आकृति एक ही तान की है तो उसके क्षेत्र का महत्व होता है, और समान आकार होने पर तान का महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बातें बताई गई कि 2 असामान्य क्षेत्र में है, यदि आकृति एक ही तान की है तो क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा, लेकिन समान आकार होने पे उसके तान का महत्व बढ़ जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनके जरिए क्या होता है कि तान का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति, क्रम स्थापना और स्थान। अब देखते हैं कि तान के भावात्मक पक्ष में क्या है, इनकी भावात्मक तौर पे तान के क्या प्रभाव हैं। 3 प्रकार की तानों से, यानी कि गहरी, हल्की और मध्यम, जो 3 प्रकार की जो तानें हैं, उनसे कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे। देखिए, जैसा कि प्रकाशित तान की बात करें, यानी यहाँ पे मैं सीधे शब्द में कहूँ तो लाइट टोन यदि है तो उसमें उल्लास, प्रसन्नता और खुशी के भाव परिलक्षित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम से प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको जरूर से देखना चाहिए। दूसरी ही यहाँ पे मध्यम तान, यानी कि जो मीडियम टोन है वो संघर्ष, उत्तेजना, स्थिरता के भाव को दर्शाती है। साथ ही गहरी तान जो है, यानी कि जो डार्क टोन है, वो विनाश और रहस्यमय का दर्शाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से कलर की टोन यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे चित्र के जरिए भी दिखाया गया है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अगला देखते हैं हमारा पोत, जिसको वयन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे टेक्सचर। ये क्या होता है, जैसा कि हम देख पाते हैं कि बहुत सारी ड्राइंग्स में विभिन्न प्रकार के टेक्सचर्स का प्रयोग करके हम लोग अच्छी एक क्रिएशन कर सकते हैं, अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है टेक्सचर, किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। यानी धरातल जो है उसका जो सरफेस है वो कैसा है,
उसका मेरिट्स क्या हैं, वो रफ़ है, वो स्मूथ है, क्या है, वही क्या होता है, पोत होता है। जिस प्रकार से एक दीवार का पोत कुछ और होता है, बल्कि एक टाइल का पोत कुछ और होता है ना, तो उस प्रकार से उसका पोत होता है। चित्रतल पर यथार्थ अंकन की दृष्टि से पोत महत्वपूर्ण तत्व है, यानी यथार्थ अंकन यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोत का होना, यही कहें कि पोत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पोत की विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर एक रास्ता को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि यदि चित्र में एक रास्ता आ गई है तो पोत के विभिन्न प्रकार के पोतों का प्रयोग करके अंतराल में जो है गति प्रदान की जा सकती है। तो एक प्रकार से अंतराल की एक रास्ता को समाप्त करने में भी पोत का महत्वपूर्ण योगदान है। पुनर्जागरण के कलाकारों ने मूर्तिकला में भी ऑप्टिकल बनावट, यानी ऑप्टिकल जो इल्यूजन्स हैं, ये कहीं ऑप्टिकल जो पोत हैं, उनका उन्होंने यूज किया था। पुनर्जागरण के कलाकारों ने, रेनेसां पीरियड के जो आर्टिस्ट थे, यूरोपियन आर्टिस्टों की हम बात करें तो। इसके अलावा पित्रा ड्यूरा यानी पत्थर की जो जड़ाई होती है, स्टोन इनले जो होती है, से भी अलग अलग बनावट का कला रूप ताजमहल में पाया जाता है। यदि हम लोगों ने ताजमहल को देखा है तो उसकी हम लोग यदि संरचना को देखें हम लोग गौर से, तो वहाँ पे क्या है, पित्रा ड्यूरा जो है उसका प्रयोग किया गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं फ़ोटो में यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया था, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा मैं। अब देखते हैं कि पोत और संयोजन के सिद्धांत के बीच में क्या कनेक्शन है, उनके बीच में कैसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो पहला जैसे यहाँ दे रखा है विरोधाभास। एक पतले रंग का वॉश तथा उसके साथ रेतीले मोटे तल का प्रयोग करके जो है विरोधाभास जो है बनाया जा सकता है। ये दोनों ही भिन्न प्रकृति वाले होते हैं, यानी कि हम लोग पोत के जरिए विरोधाभास की स्थिति कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कि एक पतले रंग का वॉश लगाना, साथ ही रेतीले मोटे तल का प्रयोग करना, यानी टेक्सचर का प्रयोग करना। दूसरा है संगत यानी हारमोनी, एक ही ऊष्मा वाले पोत का प्रयोग करना, या एक ही जो प्रकार है, एक ही प्रकार के पोत का प्रयोग करके जो है हारमोनी स्थापित की जा सकती, संगति या फिर हारमोनी की जा सकती है। देन पुनरावृत्ति के द्वारा, रिपीटेशंस के द्वारा, एक ही पोत को बार बार प्रयोग करके भी जो है पोत और संयोजन के बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा संतुलन, बैलेंस, आकारों के मध्य पोत द्वारा संतुलित स्थापित किया जा सकता है, यानी कि आकार यदि बनाए गए हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पोत का प्रयोग करके संतुलन स्थापित किया जा सकता है। और फिर है एकता यानी यूनिटी, आकार, वर्ण और तान के बीच में पोत द्वारा उचित तालमेल बनाना, यानी चित्र में एकता कैसे बनाई जा सकती है, तो आकार, रंग और जो तान है, तीनों के बीच में पोत का भी एक उचित प्रयोग करके एकता यानी यूनिटी स्थापित की जा सकती है। तो ये संबंध है पोत का किसके साथ, संयोजन के सिद्धांतों के साथ। तो आपको इसको अच्छी तरीके से दोबारा से पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पोत के वर्गीकरण की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर। पहला है प्राकृतिक या प्राप्त पोत, जिसे हम नेचुरल या एक्चुअल टेक्सचर बोलेंगे या फिर प्राप्त पोत कहेंगे। ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। यानी प्राप्त वस्तुएं जो होती है, लाइक पुष्प है, पत्ती है, फल है, उनको काट के सुखा के उनका अध्ययन करना, उनसे टेक्सचर प्राप्त करना, वो क्या होता है, प्राकृतिक पोत होते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी जो होते हैं नेचुरल या फिर जो मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके टेक्सचर्स का यूज करना, वो होता है प्राकृतिक पोत। दूसरा है अनुकृत पोत, यानी कॉपीड टेक्सचर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अनुकरण। तो प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके पोत का निर्माण करना, या फिर निर्मित पोत जो क्या कहलाता है, अनुकृत पोत कहलाता है। यानी प्रकृति प्रदत्त पोत जो है उनका अनुकरण करके पोत बनाना क्या कहलाता है, अनुकृत पोत कहलाता है। पदार्थ चित्रण में प्रतिकृति, माफ कीजिएगा, पदार्थ चित्रण में प्रतिकृति अंकन इसके हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी स्टिल लाइफ यदि हम बना रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमें प्रतिकृति अंकन करना पड़ता है, यानी कि जैसा उसका टेक्सचर है वैसा ही हम लोग टेक्सचर उसका बनाते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आधुनिक लघु चित्रों में, माफ़ कीजिएगा, भारतीय लघु चित्रों में पोत का प्रयोग अनुकृति के आधार पर होते हुए भी अलंकृत बन पड़ा है। यानी कि चीज़ें जो है भारतीय, हम लोग यदि लघु चित्रों की बात करें, मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है अनुकृति पोत का प्रयोग किया गया, यानी ये कहें कि अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी तल पे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग किस
पोत के आधार पे हम लोग एक 2 डायमेंशनल जो अपना धरातल होता है उसके ऊपर 3D इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो अनुकृत पोत के माध्यम से, यानी कॉपीड जो टेक्सचर होता है उसके प्रयोग से। आधुनिक कोलाज पद्धति का आविष्कार भी पोत के प्रति सजगता का ही परिणाम है, यानी कहें कि जो कोलाज पद्धति जो इन्वेंट हुई उसके पीछे भी जो है पोत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि भारत में यदि हम कोलाज पद्धति की बात करें तो वो सतीश गुजराल ने शुरू की थी। फिर लास्ट के 3 नंबर का जो पोत है उसको कहेंगे सृजित पोत, यानी क्रिएटेड टेक्सचर। ये क्या होता है? यंत्रों और विभिन्न साधनों का प्रयोग कर तैयार किया गया पोत क्या कहलाता है? सृजित पोत कहलाता है। यानी कि किसी भी टूल्स का प्रयोग करके हम लोग जब टेक्सचर क्रिएट करते हैं तो वो सृजित पोत कहलाता है। के हेबार, जगदीश स्वामीनाथन, परमानंद चोयल, शांताराम, पिकासो, इन सब की कृतियों में विभिन्न पोत विधि का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी हम लोग यदि इनके आर्टवर्क्स को यदि हम देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पोत जो है क्रिएट किए हैं, जो कि इनकी चित्रों की मुख्य विशेषता दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 प्रकार के पोत देखे हैं। पहला है प्राकृतिक या प्राप्त पोत, दूसरा है अनुकृत यानी कि कॉपीड टेक्सचर, और फिर तीसरा जो है वो है सृजित पोत। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पोत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं अंतराल के बारे में। अंतराल यानी स्पेस, जिसमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या होता है अंतराल? अंतराल चित्र का वह तत्व है जिसके अभाव में चित्र संयोजन संभव नहीं है। दोस्तों ये लाइन मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसके बिना चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रूप, रंग, अंतराल ऐसे करके। तो सबसे पहली चीज़ अंतराल है, यानी अपने पास सरफेस नहीं होगा, अपने पास धरातल नहीं होगा तो हम चित्र रचना नहीं कर पाएंगे। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है या रूप का निर्माण करता है वह अंतराल कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जब अंतराल ही नहीं होगा तो चित्र की रचना संभव नहीं है। अंतराल द्विआयामी चित्रभूमि होती है। दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि अंतराल जो है वो क्या होता है, 2D होता है या 3D होता है? तो ये 2D होता है, द्विआयामी होता है, 2 डायमेंशनल, यानी कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है। परंतु इस पर दृष्टिभ्रम से त्रिआयामी भाव उत्पन्न किया जा सकता है। अंतराल होता तो द्विआयामी है लेकिन त्रिआयामी का भाव यहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं 3D पेंटिंग्स जो बनाई जाती है। अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है। दोस्तों इनको जरूर से याद रखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहते हैं, सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहते हैं, अभिलाषितार्थ चिंतामणि को में इसको स्थान निरूपण कहा जाता है। तो तीनों याद रखने हैं हमें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है, सम्रांगण सूत्रधार, भूमि बंधन कहा गया है और स्थान निरूपण कहा गया है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, जिसको मानसोल्लास भी कहा जाता है। अंतराल के लिए स्थान, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतराल के लिए भी ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिनमें शून्य है, आकाश है, अंतरिक्ष है, स्थान आदि हैं। अगला पॉइंट है कि धरातल का विभाजन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अंतराल को जो है 2 भागों में हम लोग विभाजन की 2 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति है समविभक्ति या फिर सम विभाजन, जिसको हम कहेंगे फॉर्मल डिवाइडेशन। फॉर्मल डिवाइडेशन क्या होता है, समविभक्ति क्या होती है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि दाएं बाएं ऊपर नीचे के तल का भार बराबर हो। यानी कि जो भी कुछ बनाया गया है यदि उसको डिवाइड किया जाए उसको 4 भागों में, तो सारे के सारे भाग क्या होने चाहिए, उनका भार समान होना चाहिए, उनका बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, समविभक्ति होती है। प्राचीन भारतीय चित्रकारों ने प्राय समविभक्ति का ही प्रयोग किया है। समविभक्ति का प्रयोग संतुलन, एकता, शक्ति, समता आदि के भाव को दर्शाता है या उनका भाव प्रदर्शित करता है। तो समविभक्ति क्या होती है, जितने भी चित्र के भाग हैं 3 या 4 भागों में हम लोग उसको डिवाइड करें तो उनका भार जो है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत सारी आकृतियां हैं तो एक भाग बिल्कुल खाली है या फिर एक भाग में बहुत ही कम आकृतियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो समविभक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, वो विषम विभक्ति कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी एक लाइन ड्राइंग है, जिसको यदि हम लोग डिवाइड करें 3 या 4 भागों में तो इसका भार बराबर रहेगा। इनकी चित्रभूमि जो वो बराबर मतलब अपने भार के साथ रहेगी।
जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, चित्रभूमि में हर भाग क्या है, अपने आप में संतुलित है। तो ये होता है समविभक्ति। अब देखते हैं विषम विभक्ति यानी इनफॉर्मल डिवाइडेशन। इस विभाजन में जैसा इधर वैसा उधर वाली परिपाटी का पालन नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, विषम विभक्ति में ये नहीं होता है कि जैसा इधर बनाया गया है वैसा ही उधर बनाया जाए, या फिर जैसा इधर बैलेंस है वैसा ही उधर बैलेंस हो। इस चीज़ का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है और वह किसी भी प्रकार का असम विभाजन कर सकता है, यानी कि विषम या असम विभाजन कर सकता है। यही विभाजन उत्तेजना, प्रगति, सृजन, क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी अंतराल में यदि विषम विभक्ति है तो उसमें कौन से भाव परिलक्षित होते हैं। उत्तेजना, गति, सृजन और क्रियाशीलता के भाव दर्शाता है कौन सा, विषम विभक्ति का या फिर विषम विभक्ति या अंतराल। ये था डिवाइडेशन किसका, अंतराल का, सम विभाजन और विषम विभाजन, यानी कि फॉर्मल डिवाइडेशन और इनफॉर्मल डिवाइडेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइन ड्राइंग दे रखी है, इसमें कि अलग अलग प्रकार से जो है विभाजन किया गया है, कोई भी एक समान भाग इन्होंने नहीं दर्शाया है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। तो ये है विषम विभक्ति का उदाहरण। एक ये जो चित्र देख पा रहे हैं आप, इसमें 3 भागों में यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो चित्रभूमि को अग्रभूमि, पृष्ठभूमि और मध्य भूमि के रूप में भी इसको डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आगे वाला जो भाग उसको फोरग्राउंड कहेंगे, यानी अग्रभूमि कहेंगे। उसके बाद भी बीच में जो चीज़ें बनी होती हैं उनको मिडल ग्राउंड यानी कि मध्य भूमि कहेंगे, और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उनको पृष्ठभूमि कहा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको यदि हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो इस प्रकार से तीनों जो है भाग अपने को नजर आते हैं। तो ये होता है अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि। इनका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृष्ठभूमि जो है चित्र में कहाँ होती है, तो इस प्रकार का हमें ध्यान होना चाहिए। अगला है कि अंतराल को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 2 भाग हैं, सक्रिय और सहायक अंतराल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। क्या होते हैं, चित्रभूमि पर जब विभक्ति का मुख्य स्थान होता है वह सक्रिय तल कहलाता है या फिर सक्रिय अंतराल कहलाता है। यानी चित्र में जहाँ पर मेन जो भी आकृति बनाई गई है, तो जो मुख्य आकृति जहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है, वह सक्रिय तल कहलाता है या फिर सक्रिय अंतराल कहलाता है। तथा अन्य गौण विभक्तियाँ सहायक तल अथवा सहायक अंतराल में आती है। और जो बाकी का जो स्पेस बच जाता है चित्र रचना करने के बाद में, बाकी का जो स्पेस बच जाता है, खाली जगह जो बच जाती है, उसको गौण होता है। वो क्षेत्र वो मुख्य नहीं होता है, वो गौण होता है, उसको सहायक तल या सहायक अंतराल कहा जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे का भाग लगभग भरा हुआ है, लेकिन ऊपर जैसे आसमान का भाग है, ये है, तो कुछ स्पेस इसमें खाली छोड़ा गया है, तो वो क्या होगा, वो अंतराल जो है वो निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय यानी कि सहायक अंतराल होगा, और जहाँ पे चित्र रचना हो चुकी है वो सक्रिय होगा। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो क्या हो गया, पॉजिटिव स्पेस हो गया, यानी कि सक्रिय हो गया ये, और बाकी का जो स्पेस बच गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे, जहाँ पे स्टार बना है पॉजिटिव, जहाँ पे खाली है जगह वो हो जाएगी नेगेटिव स्पेस। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं साथ में क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य की। यदि हम बात करें अंतराल के बाद, हम लोग इनका भी हमें नॉलेज होना जरूरी है, जैसा कि एग्जाम्स में एक प्रश्न आते हैं। ये नियम क्या होता है, क्षय और वृद्धि का, जैसा नाम से प्रतीत होता है, क्षय यानी घटना और वृद्धि यानी बढ़ना। इस नियम से आकारों के मध्य दूरी का भाव उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि जो भी आकार है उनके मध्य यदि दूरी का प्रभाव यदि हमें उत्पन्न करना है तो हम क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि परिप्रेक्ष्य एक 2 आयामी यानी द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी वस्तुओं का, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के संबंध में उनकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई और स्थिति का सही प्रभाव देकर आकर्षित करने का तरीका है। यानी कि द्विआयामी जो जगह होती है उसके ऊपर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि का उचित प्रयोग करके त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना जो है वो परिप्रेक्ष्य या क्षयवृद्धि में आता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो परिप्रेक्ष्य एक ऐसी तकनीक है जो 2 आयामी सतह पर अनुकरण करती है, जैसे कि कागज़ की एक सीट या कैनवास जिसे मानव आँख देखती है, उसके ऊपर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना कहलाता है परिप्रेक्ष्य।
इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। परिप्रेक्ष्य को देखो दो मुख्य भाग है, कौन कौन से होते हैं। एक होता है रेखीय क्षयवृद्धि, रेखीय इसको लाइनर पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। साथियों लाइनर पर्सपेक्टिव क्या होगी, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, एक लाइन का आधार मान के जब क्षयवृद्धि की जाती है तो वो लाइनर पर्सपेक्टिव होती है। जैसा कि हम लोग शाब्दिक तौर पे देखें तो जो आकार क्षितिज रेखा के निकट होता है, माफ कीजिएगा, निकट होता है, वह उतना ही छोटा होगा और ओझल बिंदु पर यानी कि अदृश्य बिंदु पर जाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी क्षितिज रेखा जो होती है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वह क्षितिज रेखा होती है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वह उतना छोटा होगा और अंततः जाके वो विलुप्त हो जाता है, तो वो रेखीय क्षयवृद्धि के अंतर्गत आता है। चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टिपथ, क्षितिज रेखा और अदृश्य बिंदु, ये मुख्य रूप से 6 पॉइंट्स हैं जो क्षयवृद्धि के मुख्य घटक हैं। क्षयवृद्धि के यानी कि लाइनर पर्सपेक्टिव के 6 मुख्य घटकों में इनका नाम आता है कि कौन कौन से घटक होते हैं इस चीज़ के, तो इनको भी आप जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रैक गुजर रहा है और पास में ही जो है कुछ पोल बनाए गए हैं और इधर कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, आगे जो हॉरिजेंटल लाइन जो दे रखी है यहाँ पे, उस हॉरिजेंटल लाइन पे आगे आगे वेनिशिंग पॉइंट है, आगे जाके ये जो ट्रैक वो आगे जाके मिलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है या फिर बिल्कुल गायब हो गया हुआ है। तो ये जो होती है ये लाइनर पर्सपेक्टिव होता है। साथियों पर फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी काफ़ी टाइम से बाद में वीडियो बना पाया हूँ, कुछ व्यक्तिगत कारणों में उलझा हुआ था और साथ में बीमार भी हो गया था तो समय नहीं मिल पाया था। खैर, लेकिन लगातार वीडियो बनाएंगे, लेकिन साथ में चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से अपना अच्छा फीडबैक दें। आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। आपको अच्छा लगेगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, मुझे अच्छा पुशअप मिलेगा। और आप अपने साथियों के साथ भी शेयर किया करें। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे इतनी ही चाहता हूँ कि आप अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर से साझा किया करें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तो ये तो था लाइनर पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं हम लोग, ये देखिए जैसा कि एक और यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें सड़क जो है आगे जाके वेनिश हो रही है। ये लाइनर पर्सपेक्टिव के ही कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए जहाँ पे रेड डॉट्स में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है जहाँ पे बिल्कुल हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग वातावरणीय क्षयवृद्धि की, यानी कि एरियल पर्सपेक्टिव की यदि हम बात करते हैं, वो क्या होता है, निकट का आकार स्पष्ट तथा चमकदार रंगों में और दूर का आकार अस्पष्ट और मध्यम रंगतों में होगा। ऐसा वातावरण के झीने पर्दे के कारण होता है। यानी कि वातावरणिक क्षयवृद्धि में क्या होता है, जो निकट की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट होती है, उनके अंदर जो है रंग जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जबकि चीज़ें जब दूर की होती है तो उनके अंदर क्या होगा, मध्यम रंगतों का प्रयोग करेंगे या बहुत ही लाइट उसका प्रयोग करेंगे। चित्रभूमि में गर्म वर्ण यानी कि जो हॉट कलर्स होते हैं, जो हमने पढ़े थे वार्म कलर जो पढ़े थे, तथा शुद्ध रंगतों का प्रयोग निकटता के लिए किया जाता है। ठंडे या फिर मिश्रित रंगों का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि यदि किसी चित्र में दूरी का प्रभाव दर्शाना होता है तो हमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि दे रखे हैं यहाँ पे, हम ठंडे या मिश्रित रंगों का प्रयोग हम लोग करेंगे दूर की चीज़ों के लिए, और पास की चीज़ों के लिए शुद्ध रंग या फिर गर्म वर्ण जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे दूरी जा रही है वैसे वैसे जो पहाड़ हैं या जो पानी है उनका रंग बदल रहा है। तो ये क्या है, एरियल पर्सपेक्टिव है, यानी कि वातावरणिक क्षयवृद्धि है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे जो नज़दीक में जो पहाड़ी बनी है उसका रंग बहुत डार्क है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर हो रही हैं वहाँ पे रंग जो है वो अलग होता जा रहा है। तो नज़दीक की वस्तुएं जो होती है उनमें डार्क कलर होता है, दूर की वस्तुओं में जो है लाइट कलर होता है, और आगे की चीज़ों में गर्म रंगों का प्रयोग करते हैं, शुद्ध रंगों का प्रयोग करते हैं, जबकि बैक साइड की जो चीज़ें होती है उनमें धुंधले रंग को प्रयोग करते हैं, ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये वातावरणीय क्षयवृद्धि होती है। अब साथ ही हम लोग बात करते हैं स्वर्णिम विभाजन की, यानी गोल्डन प्रपोर्शन की या गोल्डन सेक्शन की, जो कि महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग।
चित्रभूमि का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े आकार के बीच में वही अनुपात होता है। सबसे छोटी जो आकार है, सबसे बड़ा जो आकार है, उनके बीच में वही अनुपात होता है जो बड़े के संपूर्ण विभाजन से है। यानी बड़े आकार के क्षेत्र को छोटे आकार के बराबर किया जाए तो दो छोटे आकारों के बराबर एक बड़ा आकार होगा। आप इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं जैसे कि A/B समानुपात B/C, यानी कि अनुपात समानुपात वाला यदि नियम यहाँ पे लागू करते हैं तो ये स्वर्णिम विभाजन एक प्रकार से कहेंगे हम इसे। क्या होता है, स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दिया किसने था, तो यूनानी दार्शनिक थे यूक्लिड। तो यूक्लिड ने सर्वप्रथम स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन प्रोपोर्शन या सेक्शन है वो उन्होंने दिया था। एक तरीके से ये गणितीय संक्रिया है। स्वर्णिम सिद्धांत का प्रयोग स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि में किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन प्रोपोर्शन या फिर स्वर्णिम सिद्धांत जो है उसका प्रयोग किस विधा में किया जाता है। तो न केवल चित्रकला में बल्कि स्थापत्य कला और मूर्तिकला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम गीजा की पिरामिडों में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया था। यानी साधारण शब्दों में कहें तो स्वर्णिम विभाजन का ही प्रयोग किया था। और लियोनार्डो द विंची की कृति जो है जिसका नाम है विट्रुवियन फॉर्म या विट्रुवियन आकृति में भी इसे देखा जा सकता है। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है लियोनार्डो विंची की कृति विट्रुवियन फॉर्म में, और सबसे पहले बात करें तो गीजा की पिरामिडों में देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गीजा के पिरामिड्स, और नियर बाई एक फॉर्म देख पा रही हैं विट्रुवियन फॉर्म जो कि लियोनार्डो विंची द्वारा बनाई गई है। ये था अपना क्या, स्वर्णिम सिद्धांत। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, खूब तैयारी कीजिए। हमारी अच्छी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथियों के साथ से ज़रूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।